हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है और वह है एस जयशंकर ने अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद की यात्रा किया था और वहाँ उन्होंने एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में शिरकत किया था। नरेंद्र मोदी जी उन्हीं को भेजे थे, अपने नहीं गए थे। तो सबसे पहले तो हम एससीओ के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और इस बैठक में क्या क्या हुआ और इसका क्या नतीजा निकला, इसका जिक्र करेंगे। आपको हम बताते चलें कि एससीओ की बैठक की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी। यह शंघाई फाइव यानी 1996 में जो अस्तित्व में आया था उसी का एक दूसरा रूप है। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ कर के 10 हो गई है। शंघाई फाइव में पहले चीन और रूस तो थे ही, उज़्बेकिस्तान शंघाई पहुंचा था, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान थे। अब ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, ताजिकिस्तान इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 देश इसमें हो गए हैं। रूस और चीन इसके सबसे बड़े किरदार हैं। 15 जून 2001 को कजाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया, उज़्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया और ऑफिशियली, और इस प्रकार से ये 6 देशों का एक संगठन बन गया। एक्चुअली जो 4 देश हैं वो चीन और रूस के पड़ोसी देश हैं। ये वही देश हैं जो पहले सोवियत रूस के हिस्सा हुआ करते थे। और आपको हम बताते चलें, ये एशिया और यूरोप दोनों में, जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, दोनों में फैले हुए हैं। इन 4 देशों में सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, जो कि उज़्बेकिस्तान और चीन का पड़ोसी देश है। रूस का भी पड़ोसी देश है। तो कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं, 4 ये हो गए। रूस और चीन 6 ये हो गए। उफ़ा 2015 में उफ़ा रूस में है, वहाँ एक शिखर बैठक इसकी हुई थी। उसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान को भी शामिल करने पर सहमति बनी, जिसे 2023 में ज्वाइन करा दिया गया। इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ कर के 9 हो गई और बेलारूस ने अभी ज्वाइन किया है 2024 में। तो इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ कर के 10 हो गई है, यानी 10 देश इसके सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को मानता है और यह मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने की दृष्टि से बनाया गया है। यानी इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी रहे और शांतिपूर्वक जो द्विपक्षीय मसले हैं इनका पालन किया जाए, इनको हल किया जाए, शांतिपूर्वक अपने मसलों को सुलझाया जाए। ये भी इसका उद्देश्य, हालांकि इस पर अमल कम हो पाता है। और इसके साथ साथ जो है यूनाइटेड नेशंस के सैन फ्रांसिस्को चार्टर, जिसमें शांतिपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मसले हल करने की बात कही गई है, इसमें फोर्स के प्रयोग की बिल्कुल बात नहीं कही गई है, वह भी यह मानता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन, जो कि मुख्य रूप से रूस और चीन की पहल पर चल रहा है और जिसने पश्चिमी देश में किसी भी देश को, अमेरिका तक के मेंबरशिप को, यानी वो चाहता था ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त करना। 2004 में उसने अप्लाई भी किया था इसके लिए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, एससीओ ने। मोटे तौर पर यानी 2005 में वो चाहता था कि उसे शामिल कर लिया जाए, लेकिन यह शामिल नहीं हो पाया। इसकी शिखर बैठक हर साल आयोजित होती है, जैसा कि इसके चार्टर में कहा गया है। इस समय इसके 10 देश हैं, जिनके नामों के बारे में आप फिर से बता दें
ये शंघाई 5 के जो देश हैं वो तो हैं ही, यानी कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और रूस वो तो हैं ही। इसमें ताजिकिस्तान को भी शामिल किया गया है जो कि 6वां देश है, और उसके अलावे भारत, पाकिस्तान, ईरान भी इसमें सदस्य देश हैं। 9 हो गए, और बेलारूस अभी शामिल हुआ है। 10 देश इसके सदस्य हो गए। तो इसमें 2 ही देशों को, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। हालांकि डायलॉग पार्टनर के रूप में ज़्यादातर देश हैं। अब जैसे बहरीन है, कुवैत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश इसमें नहीं है, ठीक है, भूटान भी इसमें शामिल नहीं है। यानी चीन की अपनी मर्जी से जो देश इसमें शामिल हो सकते हैं उन्हीं को किया गया है। दूसरे शब्दों में जो उसके अपने फेवर के देश हैं, अब जैसे अफ़गानिस्तान में माना जाता है तांबे की एक बड़ी फील्ड मेंस ऐनाक में इसने, चीन ने बड़ा भारी निवेश कर रखा है। यह काबुल के पास है और तांबे की खदान है। हालांकि भारत भी हामिद करजई के समय में ही अब वहाँ एक तांबे की खदान में बहुत बड़ा निवेश वहीं पास ही में कर रखा था। और इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा चीन ही इससे लाभान्वित होता है। साथ ही भारत ने जरांज से जो रोड निर्माण, जिसको गारलैंड रोड के नाम से जाना जाता है, जो रोड निर्माण किया है उसका भी लाभ इसको मिलता है। यही नहीं, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान जो चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है या भारत विकसित कर रहा है, जिस पर तकरीबन 500 मिलियन यूएस डॉलर खर्च भी कर चुका है, वह वास्तव में एक भारत की कूटनीतिक जीत है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाबहार बंदरगाह से भारत ईरान ईरान के साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी साधने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि ईरान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनका विस्तार अफ़गानिस्तान तक है। इसीलिए चरार शरीफ पर जिस बांध का उद्घाटन 2016 में नरेंद्र मोदी ने किया था, उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट भी है, यानी पानी से बिजली निकालने की, उसका लाभ केवल अफ़गानिस्तान को नहीं, उसका लाभ एक्चुअली ईरान को भी मिलेगा, ऐसा माना जाता है। इसीलिए ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। दोनों से 2 तरह का लाभ भारत लेता है, और इसीलिए भारत चिंतित भी है। ये नहीं चाहता कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़े, चूँकि युद्ध छिड़ने का मतलब है कि तेल और डिफेंस इक्विपमेंट दोनों प्रभावित होंगे। और ऐसी दशा में भारत जो है ये नहीं चाहेगा, चूँकि दोनों भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये तेल भी ज़रूरी है भारत की सुरक्षा के लिए, साथ ही उसके साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट यानी प्रतिरक्षा उपकरण भी ज़रूरी हैं। तो ये एक की सप्लाई ईरान करता है और एक की सप्लाई इजराइल करता है। इसीलिए भारत को दो तरफा नुकसान है। यही कारण है कि भारत नहीं चाहता। संयोग से भारत के अपने मित्र देश ही आपस में लड़ रहे हैं। जैसे उधर रूस लड़ रहा है और यूक्रेन, तो खैर रूस से तो एक तरफा भारत फ़ायदा ले रहा है सस्ता तेल लेकर के, चूँकि पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगा रखा है, तो भारत को इसका लाभ मिल रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो और ज़्यादा यह लाभ बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बाइडेन के समय में वही चीज़ चली आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में तय की गई थी। काटसा का जो नियम है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में तय किया गया था, जिसके तहत ईरान और उत्तरी कोरिया को दुष्ट राज्य यानी यूरोग स्टेट का दर्जा दिया गया था, उसमें भारत को ईरान और रूस से तेल खरीदने की छूट देने की बात कही गई थी। जब भारत ने कहा कि भाई वो तेल का मुश्किल से 20% ही पैदा कर पाता है, जबकि घरेलू ज़रूरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी दशा में उसको कच्चे तेल के आयात की छूट मिल गई थी। खैर, हम लोग SCO पर आते हैं। तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली शंघाई 5 का ही विस्तारित रूप है।
इसमें 10 देश शामिल हो गए हैं। भारत इसमें 2 कारणों से शामिल हुआ है। पहला तो ये है कि भाई रूस इसमें है और रूस हो सकता है चीन पर दबाव डाल करके और ये सीमा संबंधी विवाद को हल करा सके, और ऐसा लगता है, ऐसा हो भी रहा है। चूँकि कल जो इमेज आई थी लद्दाख से, वो ये है कि दोनों देश की सेनाएं अपने अपने टैंक वापस ले रही हैं। तो हो सकता है रूस ने समझाया हो चीन को, भाई बिना मतलब का भारत के साथ लड़ाई भिड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माना जाता है चीन ने वहाँ 50 से 55 हज़ार सैनिक लगा रखे थे और अब सर्दियाँ पड़ने वाली हैं। सैनिक चीन के बहुत परेशान थे और भारत के सैनिकों को तो जूता वगैरह उपलब्ध है, तो भारत के सैनिक भी परेशान थे, लेकिन उतने नहीं जितना कि चीन के सैनिक परेशान थे। और फिर भारत के सैनिक थोड़ी ऊंचाई पर भी स्थित थे। कैलाश रेंज को पहले ही उन्होंने पकड़ा था, जिसकी वजह से 2 साल पहले ही चीन ने एक समझौता किया था। खैर, कई राउंड के 19 राउंड सेना के साथ बातचीत चुशूल और मोल्दो में हो चुकी थी, और उसके साथ साथ राजनीतिक पहल जारी थी। एस जयशंकर अपना लगे हुए थे वांगी के साथ बातचीत करने में। तो माना जाता है रूस ने समझाया कि भाई आपस में लड़ोगे भिड़ोगे बिना मतलब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दखल का मौका मिलेगा। वो यही चाहता है पुचकार करके दोनों को भिड़ा देना, जैसे यूक्रेन और रूस दोनों नहीं चाहते थे कि आपस में भिड़ें, लेकिन वो भिड़ा दिया और अस्त्र शस्त्र दे करके यूक्रेन को चढ़ाए हुए, चढ़ जा बेटा सूली पर, इस तरह से करके यूक्रेन को चढ़ाए हुए है, और अस्त्र शस्त्र जो है पोलैंड या रोमानिया के रास्ते भिजवा रहा है। तो इस प्रकार से बीच बीच में जेलेंस्की को, व्लोदिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको थोड़ा चूड़ी टाइट करके समझाता भी रहता है, आर्थिक सहायता भी दे रहा है। उसका उद्देश्य यही है किसी तरह से रूस को कमज़ोर किया जाए, और वह अमेरिका हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का शगल पाले रहता है। यही उसका एक विशेष कैरेक्टर भी है। कमज़ोर देशों पर सीधे हमला करता है, जैसे अफ़गानिस्तान, इराक, कोसोवो, सर्बिया आदि। लेकिन बड़े देश, ताकतवर देशों में इनडायरेक्टली वो सीधे नहीं लड़ता, इनडायरेक्टली लड़वाता है, दूसरे देश के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। तो इस प्रकार से वो ईरान को भी कमज़ोर करना चाहता है, इसीलिए सोच रहा है इजराइल के माध्यम से ईरान कमज़ोर हो जाए तो अच्छा। ईरान के साथ भी सीधे युद्ध से वो बचता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है ईरान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की, न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप करने की कुछ तरकीब भी, कुछ टेक्निक भी जान गया है। तो ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके लोगों का कोई नुकसान हो, इस वजह से वह इजराइल के माध्यम से ईरान को कमज़ोर करना चाहता है। खैर जो भी है, तो अमेरिका के इसीलिए इन्हीं कारणों से अमेरिका की इस पहल को, यानी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए अप्लाई तो किया था उसने 2004 में, लेकिन 2005 में उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। चीन और रूस नहीं चाहते कि अमेरिका जैसे आप किसी भी पश्चिमी देश की इसमें दखल हो, इसीलिए चाहे ऑब्जर्वर स्टेटस की बात हो या डायलॉग पार्टनर की बात हो, इसमें ज़्यादातर वही देश शामिल हैं जो एक तो अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं और दूसरे यानी तटस्थ हैं, और दूसरे जिनका सीधा संबंध रूस और चीन से है। जैसे भूटान और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नेपाल है, इसमें श्रीलंका है, इसमें भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान तो सदस्य ही हो गया है, ठीक है। तो अन्य देशों में मालदीव भी है, मालदीव भी है, बांग्लादेश नहीं है इसमें। अफ़गानिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान कर रखा है मंगोलिया के साथ। तो आपको बताई दिए हार्ट ऑफ एशिया समिट में वो भाग भी लेता है रेगुलर, जिसको इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है। उसमें चीन रेगुलर हिस्सेदारी भी करता रहता है। खैर, जो मैंने वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया था, ये वर्ष 2011 से रेगुलर उसमें शिरकत करता रहता है। खैर जो भी है, मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि नाटो की अगर बात हम समझें,
कि ये वस्तुतः एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा संबंधी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रूस और चीन की दादागिरी चलती है और ये नाटो के विरुद्ध खड़ा किया गया है। नाटो वस्तुतः एक सैन्य संगठन है जो 1949 अप्रैल से ही काम कर रहा है और अब तो इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। तो चीन भारत में मैं चर्चा कर रहा था कि भारत इसमें क्यों शामिल हुआ। तो पहला तो यह है कि चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको हल किया जा सके, और दूसरा भारत आर्थिक सहयोग भी बढ़ाना चाहता है, खास करके मध्य एशियाई देशों के साथ, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान ये सब आते हैं, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, इस तरह से तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, पहले आपको बता दिया है। और इसकी शिखर बैठक चाहे अलमाटी में हुई हो, चाहे दुशानबे में हुई हो, जहाँ कहीं भी हुई हो, उन सब जगहों पर भारत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। वो एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्री यानी मध्य एशियाई देशों के साथ अपने सहयोग बढ़ाकर उनके संसाधनों को टैप करना चाहता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है और भारत उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो और इसीलिए भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स ने फोर्टालिजा 2014 के शिखर बैठक में एक नए बैंक को जन्म दिया था, जिसके पहले अध्यक्ष भारत से ही पारेख साहब थे। तो उसमें उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया था। उसका मुख्यालय चीन में ही रखा गया है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड जो है उसमें रूस है, रीजनल चीज़ों का हेड साउथ अफ्रीका है। तो ब्राज़ील में इसका जन्म ही हुआ था, यानी सब देशों को कुछ न कुछ मिल गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की तर्ज पर ही भारत चाहता है एक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करना, जिसमें भारत भी शामिल हो, यानी अब तो भारत सदस्य है तो शामिल होगा ही। SCO हालांकि वो प्रयास बहुत पहले से कर रहा है, वो 2009 से ये प्रयास कर रहा है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी से, कि भाई भारत एक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो जाए। जब से नरेंद्र मोदी 2014 से जब से आए हैं तब से हर साल इसकी कवायद करते हैं और कोशिश करते हैं SCO ब्रिक्स की तर्ज पर एक डेवलपमेंट बैंक बनाए। भारत चाहता है कि डेवलपमेंट बैंक बनने के बाद न केवल संसाधन उपलब्ध होंगे उससे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। सेंट्रल एशियन कंट्री सीधे जुड़ेंगी। आज से कुछ वर्ष पहले का अनुमान है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए हर साल 800 अरब अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है, जबकि एशियाई डेवलपमेंट बैंक बहुत कम इसका यानी चौथाई भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है। तो इसीलिए एक डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत है जो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अतिरिक्त काम करेगा या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अतिरिक्त होगा। वो मुख्य रूप से चूँकि भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर पर काम कर भी रहा है और ये कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से SCO उससे जुड़ा हुआ है। चूँकि ईरान में जैसे बंदर अब्बास से लेकर के रूस में मॉस्को तक इस का विस्तार हो रहा है, जिसमें सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से, तीनों मार्ग से यातायात करने की व्यवस्था है। तो भारत आर्थिक संसाधनों को, विशेष करके ऊर्जा संबंधी संसाधनों को टैप करना चाहता है। इस वजह से वह कनेक्टिविटी पर बल दे रहा है और कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि एक डेवलपमेंट बैंक हो जो इसको फाइनेंस कर सके। भले ही सदस्य देशों के कंट्रीब्यूशन से ही ये होगा, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक में हो रहा है, लेकिन अन्य देश जो इसमें हिस्सेदारी करेंगे, कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे और एनुअल जो बजट होगा इस पर सबका नियंत्रण होगा। खैर, तो इस प्रकार से भारत इसी वजह से SCO में शामिल हुआ है। अब देखना ये है कि भारत इसमें कहाँ तक कारगर हो पाता है। अपने प्रस्ताव में यही एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में, एक तो उन्होंने इस्लामाबाद में साफ कर दिया कि भाई आतंकवाद, सीमा पार से हो रहे आतंकवाद को जब तक पाकिस्तान नहीं रोकेगा
तब तक द्विपक्षीय वार्ता संभव नहीं है। और भले ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर और लद्दाख का जिक्र किया हो, लेकिन भारत इसको हमेशा से अपना आंतरिक मामला बताता है और पाकिस्तान को आड़े हाथों और चीन को आड़े हाथों लेता रहा है। तो भाई अनावश्यक वो दूसरे देश के मामले में, आंतरिक मामले में दखल देते हैं। तो भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को खारिज कर दिया सिरे से। एस जयशंकर ने साफ साफ लफ्ज़ों में, बड़े टफ शब्द में कहा, भाई आतंकवाद आप रोकिए, तब जा कर के वार्ता की बात करिए, तब हम पहल करेंगे वार्ता की। लेकिन जब तक आप सीमा पार से आतंकवाद या घुसपैठ करा रहे हैं, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। यानी मोटे तौर पर पाकिस्तान में इसका उल्लेख कर दिया। हालांकि शेष डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान खामोश रहा। उसने पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी कश्मीर या अन्य विवादित मुद्दों का जिक्र नहीं करना उचित समझा। केवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में ही इसका जिक्र किया गया। शेष जगहों पर पाकिस्तान और चीन खामोश रहे। इसको भी एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस बार कश्मीर का जिक्र नहीं किया। उसको भी एक उपलब्धि के रूप में भारत मानता है कि भाई चलो ठीक है, टर्की जो खुल करके पाकिस्तान का साथ दे रहा था ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का वो एक दमदार सदस्य या अध्यक्ष बन जाए, तो ऐसी दिशा में इस बार एर्दोगन ने या तो अमेरिका के कहने पे, या जैसे जो कि नाटो का सदस्य देश एशिया से एकमात्र टर्की ही है, तो उसने इसका जिक्र नहीं किया। तो वो भी अभी सितंबर में ही आयोजित हुई थी। तो इस प्रकार से माना जा रहा है ये भारत की कूटनीतिक जीत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यानी नरेंद्र मोदी की अब इस्लामाबाद की जो यात्रा थी, वो नतनी का ब्याह था नवाज शरीफ के, उसी में गए थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद उन्होंने शिरकत नहीं किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत भी बंद है। हालांकि भारत के इस कदम को फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो पाकिस्तान से बातचीत करने की पहल करते रहते हैं या सुझाव देते रहते हैं भारत सरकार को, वो खुश हैं। भाई कम से कम एस जयशंकर गए, एससीओ में भाग तो लिया और कुछ तो किया, माने मिनिस्टर स्तर पर भाग लिया, ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर नहीं। यानी नौकरशाहों के स्तर पर भारत चाहता तो किसी नौकरशाह को भेज देता, ऐसा नहीं हुआ, सीधे विदेश मंत्री को भेजा। यानी भारत एससीओ की शिखर बैठक को अहमियत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत नहीं किया। खैर आगे जो भी होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।